हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्य शुक्ला हिस्ट्री माय वे पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये 7वां एपिसोड है। इसके पहले हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो जो सुल्तान बना था उसे दीपालपुर के सूबेदार ने हराया था और दीपालपुर का सूबेदार गद्दी पर बैठा जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसी ने तुगलक वंश की शुरुआत की और तुगलक वंश की स्थापना करने वाला गयासुद्दीन तुगलक 5 साल शासन किया। और लेकिन तुगलक वंश में 8 शासक हुए और टोटल 94 वर्षों तक तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में तुगलक वंश है। ठीक है, जितने भी वंश हुए हैं सब में सबसे ज़्यादा शासन जो है तुगलक वंश ने किया है। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, ये इस पांचों में से सबसे ज़्यादा अगर समय किसी ने दिल्ली की गद्दी पर समय बिताया है तो वो है तुगलक वंश। ठीक है, हम आपको हिस्टोरी के माध्यम से बताएंगे। हिस्ट्री माई वे ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हिस्ट्री माई वे से रिलेटेड आईडी मिल जाएगी। आप फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में है, आप ग्रुप भी हमने बना रखा है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे लगभग 23,000 फॉलोअर हैं मेरे, जिसमें इंटायर जीएस से रिलेटेड मैं पोस्ट करता हूं जो आपके इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि आप इंस्टाग्राम पे जब आएँ तो आप उसे देखें तो आपके पढ़ने में फिर से एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप दोबारा पढ़ाई की तरफ जाएँ। वो पोस्ट ऐसी है और वो छोटी पोस्ट आपको मिलेगी जिससे आपका इंटरेस्ट और बनेगा और हम फैक्ट एक्यूरेसी के साथ हम देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का सात तुगलक वंश, 7वां एपिसोड है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने जो भी नोट्स बनाए, जो आपके सामने जो भी डेटा लिखा होगा, ये हमने इसलिए बनाए ताकि इसके बाद भी मैं बोलता हूँ बुक्स आपके पास हैं सब कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए होता है कि आप अपना पीडीएफ दीजिए जिससे हम पढ़ सकें। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप पीडीएफ ढूंढते हैं तो मैंने उसी के लिए इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे ढंग से लिख के रखा हुआ, ताकि अगर आप 8-10 पेज के ये है टोटल, जिसमें टोटल मिला के आपको 200 वर्ड से 300 वर्ड मिलेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एक तुगलक वंश कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपके हर एग्जाम में के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मुबारक शाह खिलजी और खुसरो जब गद्दी पर बैठे, उन्होंने पैसे को खूब दोनों हाथों से बांटा। जो भी सरदार थे उनमें बांटा, जो भी शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे लोगों को भी बांटा। ये पैसे इसलिए बांटे ताकि लोग खुश रहें और उनका समर्थन करें और वो गद्दी पर बैठे रहें। ठीक है, लेकिन दीपालपुर का सूबेदार जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, सरदारों से वापस जब ज़मीनें दी गई, जो जागीरें दी गई, उसको वापस लेना शुरू किया, क्योंकि खजाना खाली था जब वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब वो जब खजाना खाली था उसने जो वापस लेना शुरू किया था शेख निजामुद्दीन औलिया से भी। देखिए, आप बहुत लास्ट तक बने रहिए, हम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। उस स्टोरी से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ से चले गए, आपने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और उनके हिसाब से, तो मैं अलग पढ़ाता हूँ। मेरा काम है हिस्ट्री को कहानियों की तरह पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि फैक्ट बेसिस में हम पॉइंट टू पॉइंट, अगर मैं इस तरह से नहीं लिखता, मैं बुलेट पॉइंट लिख देता, उस पॉइंट को लेके आपको लेक्चर दे देता, आप वो समझ जाते। बट मैं कुछ स्टोरी बताऊंगा जिसको आपको जहन में याद रहेगी और हमेशा वो सिचुएशन याद रहेगी। ठीक है, तो जब दिल्ली पर गद्दी पर बैठा तो पैसे की कमी थी, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह है दिल्ली में, आप जानते होंगे, उनका रिश्ता तुगलक गयासुद्दीन तुगलक से बहुत ख़राब रहा। ठीक है, इसने पैसे मांगे, उसने पैसे देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। उसने बोला कि हमने तो पैसे बांट दिए, पैसे मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद क्या किया कि उसने जो बाकी सरदार थे, जो खिलजी के समय के जो सरदार थे, उनको क्या किया, खिलजी वंश की जो भी लड़कियां थी उनको शादी उनके सरदारों से कराती, लेकिन सरदारों के पास जो भी अतिरिक्त ज़मीनें और बाकी सारी चीज़ें दी गई थी उसको वापस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने 5 साल के ही शासन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मतलब अपने लिए काम किए, मतलब अपनी डायनेस्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए जिससे उसका ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसने क्या किया कि तुगलकाबाद का निर्माण कराया, तुगलकाबाद को बसाया। तुगलकाबाद जो है नगर, जिसके बारे में तुगलकाबाद नगर कहा जाता है, ये दिल्ली में ही पड़ेगा। चूँकि दिल्ली बहुत बड़ी है तो तुगलकाबाद आप फोर्ट जाके देखेंगे तो उसके सामने फिरोज शाह तुगलक का भी फोर्ट है और तुगलकाबाद फोर्ट पुराना हो गया। अगर ऐतिहासिक जगह आपको जानना चाहिए, आपको उससे समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें
अगर आप हिस्ट्री को आप रिलेट करके नहीं पढ़ते, आप चीज़ों को समझते नहीं, आप सोचिए यहाँ पे लिखा हुआ तुगलकाबाद नगर बसा है, तो आपको लगेगा तुगलकाबाद कहीं और है, जबकि ये दिल्ली में ही है। ठीक है, तुगलकाबाद बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए एक नगर मतलब एक छोटा सा इलाका उसने बसाया था, और वो दिल्ली से बाहर पड़ता है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस में देखेंगे तो दिल्ली से आज की दूरी तो 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, तब ज़्यादा दूरी थी, इसलिए 20-25 किलोमीटर की दूरी पर तुगलकाबाद नगर बसा है। ठीक है, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव, अब ये ध्यान से स्टोरी सुनिए, अगर आप इनके बारे में, प्रताप रुद्रदेव के बारे में नहीं जानते तो आप इतिहास में बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। जैसे आपके बाकी सारे राजा इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रताप रुद्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ इतिहास से जुड़े बहुत प्रश्न आए हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं जानते तो आप फैक्ट याद ही नहीं रख सकते, भूल जाएगा आपको। ये तेलंगाना में वारंगल जो था, वारंगल के शासक थे, वारंगल के किले में रहते थे। इनके टाइम ही मलिक कफूर, अब ध्यान से सुनिए, मलिक कफूर गया वारंगल के किले में, जब उसने अटैक किया तो घेराबंदी कर रखी थी, तो उन्होंने उनसे बोला संधि करने के लिए, उन्होंने संधि कर दी और अधीनता स्वीकार की। उसने बोला कि आप बाहर आइए, तो बाहर ना आके एक मूर्ति भेजी सोने की, उसमें चैन पहन के उस मूर्ति को भेजी, और उससे बोला कि आप संधि कर लीजिए और आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है। वो और उसको साथ में दिया कोहिनूर हीरा, जो आज ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की महारानी के पास था, जो ब्रिटेन की महारानी अब रही नहीं, तो ब्रिटेन में वो हीरा है, वही कोहिनूर हीरा वारंगल से आया और मलिक कफूर लेके आया, और किसके पास लाया, उसने खिलजी को दिया। अब वो कैसे कैसे वो कोहिनूर मूव किया, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि वो कैसे कैसे राणा रणजीत सिंह के पास भी आया, ठीक है, और कैसे वो दिल्ली में कैसे वो इंग्लैंड पहुंचा, लंदन। ये हम सारी स्टोरी आपको बता देंगे जब हिस्ट्री का आप सीक्वेंस में चलेंगे, कि नहीं तो किसी दिन कोहिनूर पे ही हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में बता देंगे कि कैसे कैसे किसके किसके पास से हो गया। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं, तो प्रताप रुद्रदेव जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद खुसरो आए, तो इसको मतलब इनको लगा प्रताप रुद्रदेव को कि अब तो ठीक है, उनके कंट्रोल में हमें रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पावरफुल लोग नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो गयासुद्दीन ने फिर से भेजा, और रास्ते में देवगिरी, जो अभी भी तुगलक वंश के अंडर में थी खिलजी के बाद, देवगिरी होते हुए जौना खां इसका जो बेटा था, जिसके नाम पे जौनपुर शहर बसाया बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, जौना खां जिसके उलुग खां की उपाधि दी गई, उसको भेजा गया। वो सीधे पहुंचा तेलंगाना के वारंगल किले के बाहर, और उसने घेरा डाल दिया। यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ जब इसने घेरा डाल दिया तो इसने बोला कि आप अधीनता से आप आत्मसमर्पण करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, सेम चीज़ें, सेम प्रोसीजर जो उन्होंने मलिक कफूर के साथ किया था, वही कहा कि हम संधि करने को तैयार हैं और आत्मसमर्पण हम नहीं करेंगे, अधीनता स्वीकार करते हैं, और आपको जो भी आपका हर्जाना है या फिर पैसा है, मैं टैक्सेस देने को तैयार हूँ, आप यहाँ से वापस आइए, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। लेकिन उसने बोला कि नहीं, आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ये 6 महीने तक वहाँ टिका रहा। वहाँ के आसपास के जो हिंदू थे, जो बाहर के जो हिंदू थे किले के बाहर, उन्होंने क्या किया, इसके वापस वाले रास्ते पे जहाँ से इसका राशन और बाकी सारी चीज़ें थी, उस पर रोक लगा और रोध लगा दिया, उसको घेराबंदी कर दी पूरी तरीके से। जब इसकी घेराबंदी हो गई तो इसने एक प्लान बनाया। इसने सोचा, अब ये प्लान देखिए, इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। कुछ मानते हैं इसने ये अपने पिता से विद्रोह किया, कुछ मानते हैं कि इसका दिमाग था, बहुत पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक, जो जौना खां था, उलुग खां, वो पढ़ा लिखा था, उसने प्लान बनाया। उसने बोल दिया कि हमारे पिताजी नहीं रहे, अब गयासुद्दीन तुगलक नहीं रहे, तो इसको लगा कि पूरी सेना इसके साथ हो रहा है, और ये बोल देगा कि मतलब पूरी एनर्जी के साथ कि अटैक करते हैं, और अटैक करके जीत जाएगा। इसने खबर फैलवा दी कि पिताजी नहीं रहे। अब इसके जो है, अब इसके अब्बा जान नहीं रहे, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है के मरने की खबर सुन के जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी टुकड़ियाँ, जैसे ग्रुप बनाए थे, सरदार होते हैं उनके अंडर में सेनाएँ होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका साथ न देके वो दिल्ली जाना पसंद किया, उन्होंने वो वापसी कर दी। बाद में इसको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा, और पहले यहाँ से देवगिरी गया, देवगिरी से फिर जो है देवगिरी से दिल्ली पहुंचा। तो इसके साथ जो सरदार रह गए थे, उनको माना गया कि इन्होंने विद्रोह कर दिया, और अपने ही सुल्तान को बता दिया कि वो मर गए, और एक तरह से विद्रोह किया। किसने? उलुग खां, जौना खां ने। तो जौना खां को सज़ा ना होकर जौना खां के साथ जो लोग थे उनको सज़ा हो गई, ठीक, उनको मरवा दिया गया। लेकिन जौना खां को कुछ भी नहीं कहा गयासुद्दीन तुगलक ने, और फिर से एक बार उसको जो है तेलंगाना भेजा, और वही पूरी सेना को साथ। तब पूरी दोबारा सेना के साथ उसको और बड़ी सेना के साथ भेजा,
उसने अटैक किया और 7-8 महीने के बाद जो है उसने कब्जा कर लिया, किसको, वारंगल के किले को। और कब्जा करके प्रताप रुद्रदेव को वहाँ से दिल्ली भेजा और दिल्ली में प्रताप रुद्रदेव गए। तो उनके साथ क्या हुआ, इसकी कोई कहानी कहीं भी फैक्ट चीज़ों में नहीं है। अगर ये डेटा होता तो मैं आपको बताता। कुछ लोगों ने कहा उनकी जेल में मृत्यु हुई, कुछ लोगों ने बोला आत्महत्या कर दिया, कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकार हैं, अलग अलग नाम है इतिहासकारों के, कौन क्या कहता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर लिया और एक सामान्य शासक की तरह वो शासन चला के मृत्यु हुई उनकी। ठीक है, अब इसको साइड रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जब वहाँ से वो जीत कर वापस आ गया, अब वो दिल्ली में, अब बंगाल में क्या हुआ, बंगाल को कोई जीतने का प्रयास नहीं किया। खिलजी के टाइम पे भी बंगाल पे कोई जीतने का, बलबन के बाद से किसी ने बंगाल पे जीतने का प्रयास नहीं किया, वो बंगाल स्वतंत्र ही रहा। तो बंगाल में जो है शासन में वहाँ के जो गद्दी थी उसके लिए संघर्ष चला था। 3 भाई थे, ठीक है, उनका नाम था गयासुद्दीन बहादुर, नसीरुद्दीन और शिहाबुद्दीन। तो गयासुद्दीन बहादुर ने जो क्या किया, अपने दोनों भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठ गया। तो नसीरुद्दीन आया और दिल्ली में मदद मांगी, किससे, गयासुद्दीन से, कि चलो मतलब हम आपके अधीन रहेंगे और आप हमें गद्दी दिला दो। ये पूरी सेना लेकर पहुंचा। बीच में नसीरुद्दीन ने अपनी सेना बुलाई और साथ होकर गए और वो बंगाल पहुंचे और बंगाल को उसने जीत लिया गयासुद्दीन तुगलक ने, और बंगाल को जीत कर नसीरुद्दीन को अपने अधीनता में राजा बना दिया। वापस आ रहा था, तो वापस आने के टाइम पे क्या हुआ, इसको एक खबर मिली कि दिल्ली में जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं उन्होंने ग्रुप जुटाना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सरदार के मतलब गयासुद्दीन तुगलक के विद्रोह में लोगों एक टीम खड़ी करनी शुरू कर दी और इनके सुनने में आया कि इनका बेटा भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने खबर भिजवाई शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए कि तुम मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दो। तो उसने बोला कि दिल्ली हुनुज, ठीक है। अब दिल्ली हुनुज दिल्ली दुरस्त, हुनुज दिल्ली दुरस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुनुज दिल्ली दुरस्त। ये बहुत शानदार कोट्स है और किसके लिए यूज किया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो औलिया ने बोला हुनुज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। अब इसके मतलब ये था कि उसने पूरा प्लान बना रखा था। अब इसीलिए लोग मानते हैं कि जौना खान ही अपने पिता की मृत्यु का कारण है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है और उनकी मृत्यु अपने आप हुई थी। वो वहाँ से आए तो इसने एक लकड़ी का महल बना रखा था। अब लकड़ी के महल के बारे में कुछ कहानियाँ, कुछ लोगों ने बोला इसके बाद में कि बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। वो लकड़ी के महल में ये था कि अगर हाथी एक निश्चित जगह थी जिस पर अगर हाथी अगर टक्कर मारेगी तो पूरा का पूरा महल ढह जाएगा। तो उसमें इनको ठहराया। जब ये आए तो इनके लिए उपहार स्वरूप जो है इनका लकड़ी का महल गिफ्ट किया कि आइए ये लकड़ी का महल है। ये भी पहुँचे, लकड़ी के महल में थे और शाम के टाइम इसने बोला कि हाथियों का प्रदर्शन है, आप देखना चाहेंगे। किसने बोला, जौना खान ने। अब गयासुद्दीन ने बोला ठीक है, हाथियों का प्रदर्शन हुआ। अब हाथियों ने टक्कर मारी कहीं और वो लकड़ी का महल गिर गया और वो मृत्यु हो गई। ये अलग अलग इतिहास का मत है, लेकिन मृत्यु उनकी लकड़ी के महल के गिरने की वजह से ही हुई थी। अब ये लकड़ी का महल क्यों गिरा, विद्रोह उसका कारण था कि क्या था, ये जानना जरूरी है। लेकिन क्या था, जिसने इसको बनाया था, जिसने इस लकड़ी के महल को बनाया था, उस महल को बनाने वाले को सज़ा देने की बजाय इसने अपना सेनापति बना लिया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर उसे सेनापति बना लिया तो आप सोच सकते हैं कि उसने कुछ तो सोचा होगा, यानी उसका हाथ रहा होगा। क्योंकि कोई भी नॉर्मली है, अगर किसी व्यक्ति की तरह वजह से किसी की मृत्यु होती है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, और अगर पनिशमेंट नहीं भी मिली तो प्रमोशन तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ क्या हुआ, प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने का मतलब क्या है, क्यों, यही है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु में उसके बेटे का हाथ था। ये इतिहासकारों का मत है, ठीक है। अब इसके काम क्या क्या किए थे, अब देखिए इसमें डेटा है, उसके हिसाब से मैं जो भी स्टोरी है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखी है ताकि आप उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें। सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया, ठीक है ना। और ये कहा जाता है एक तरह से पहला शासक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये पहला शासक था, किसके बारे में, गयासुद्दीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद जब ये मर गया तो उलूग खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अब कुछ इतिहासकार, मैंने आपको बताया कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी मौत का कारण कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन कुछ मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो बहुत शांति से पूरी परिवार के साथ, और 3 दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है गद्दी पर बैठा और सब लोग इससे एक्सेप्ट किए प्यार से, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो इसका मतलब ये था कि इसका हाथ नहीं था। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर होता तो
इसको लेकर विद्रोह होता है, इसके लेकर बातें होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के बाद बना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तो बार बार सुनते होंगे कि आप तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुगलक बहुत विद्वान था, खगोल शास्त्री था और गणित में इंटरेस्टेड था, बहुत अच्छा था, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, सब में, हर चीज़ में ये इंटरेस्टेड रहता था, विद्वान भी था, अलग अलग भाषाएं जानता था। इसको विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति कहा जाता था। लेकिन मानसिक रूप से कुछ लोग इसको पागल भी कहते हैं कि इसके फैसले ऐसे होते थे कि जो यथास्थिति को देखते हुए नहीं, अपनी ये जिद पे अड़ा होता था, जो फरमान दे दिया दे दिया। अब उसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, मैं आगे बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप साथ बने रहिए। पहला घटना हुआ कि जब ये हुआ तो इसके बाद जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, एग्रीकल्चर पे मतलब मेरे उसके पिता ने काम किया एग्रीकल्चर पे, उसके पिता ने खैर टैक्सेस थोड़े कम कर दिए थे और इसने बोला कि हम भी बुरा जो से अब ज़्यादा लेंगे, इसने टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है, जबकि इसके पिता ने टैक्स कम कर दिए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने एक फैक्ट इसमें है जिसमें आप अगर नोट करना चाहें तो लिख लें। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है 1/5 भाग लगान वसूल किया जाने लगा इसके टाइम पे, ठीक है, और या तो 1/3, और आदेश दिया गया कि जो एकता पूरे वर्ष में राजस्व में अधिक वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, 1/11 से 1/10 वृद्धि की नहीं की जानी चाहिए, ठीक ना, इससे 1/11 या 1/10 इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतना ही लिया जाएगा। और टैक्स माफ़ करने की भी व्यवस्था कर दी गई थी कि टैक्स अगर माफ़ कर दिया जाए, और सिंचाई के लिए प्रोत्साहन दिया गया, नए मतलब नहरों का भी निर्माण कराया, ठीक है ना। इसने बहुत सारे काम इस तरह के किए। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा, ये पागल आदमी, इसने क्या किया कि दोआब कर में वृद्धि कर दी। दोआब का क्षेत्र जानते हैं ना, गंगा यमुना के जो मैदान के बीच में जो एरिया आता है उसको दोआब कहते हैं, और शायद अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। अब सोचिए, अभी इसकी किस्मत भी ऐसी थी, इसकी किस्मत ऐसी थी कह सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फैसले लेता था और इसकी किस्मत साथ नहीं देती थी, कुछ जगह इसके फैसले ही गलत होते थे, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेता था। अब इसने टैक्स बढ़ा दिए तो पता चला उसी टाइम अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो क्या हुआ कि जब टैक्स नहीं दे पाएंगे, अब इसने कठोरता से मतलब ऐसे फोर्सफुली टैक्स वसूलना शुरू किया। फोर्सफुली टैक्स वसूलने की वजह से क्या हुआ, जो फार्मर किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब किसानों ने विद्रोह कर दिया तो अब इसने विद्रोह को दबाया, और विद्रोह को तो क्रूरता से दबाया, लेकिन क्या करोगे, विद्रोह तो कितना आप दबा सकते हो, चूँकि संख्या ज़्यादा थी। बाद में इसने कृषकों की सहायता के लिए जो है उनके टैक्सेस माफ़ करने शुरू कर दिए, उनको तकावी ऋण दिए, ठीक है, और किसानों के लिए बैल, बीज, इस तरह की सुविधाएं दी, सिंचाई के लिए कुएँ और नहरें खुदवाई। अब ये खुश करना चाहता था, ठीक है ना। और जब ये शासन में था तो ये 23 प्रांतों में विभाजित था। ये सारी चीज़ें इसमें नोट हैं, आप पढ़ सकते हैं, जिसका कोई बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनता, जो बनता है मैं बता रहा हूँ। इसी के टाइम पे मोरक्को से आया था इब्न बतूता, दिल्ली आया था, और इसने किताब लिखी है, किताबुल रहला। ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि किताबुल रहला किसने लिखी है, या फिर इब्न बतूता दिल्ली जब आए तो उसने कौन सी किताब लिखी, ठीक है। तो अब इसने टैक्स तकाबी ऋण दिए। उसके बाद क्या किया कि जब ये देखा कि किसान विद्रोह कर रहे हैं तो इसने सोचा नहीं नहीं हम कुछ नया करेंगे। अब इसने क्या किया कि कृषि उन्नति के लिए काम किया। अब कृषि उन्नति के लिए कैसा काम किया, इसने बोला कि नए तरह से, जैसे अब ग्रीन रिवोल्यूशन, स्वामीनाथन का जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसी टाइप का ये रिवोल्यूशन लाना चाह रहा था। अब सोचिए इस टाइप के रिवोल्यूशन के लिए इसने क्या किया, इसने किया कि एक बहुत बड़ा एरिया लिया, मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, और उसमें पैसा काफ़ी इन्वेस्ट किया। इसने मतलब नए तरीके से खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया, और उसने बोला कि ऐसे करिए, गेहूं अगर बो दिया तो उसके बाद जौ बोइए, ठीक है, गन्ना बो दिया तो फिर उसके बाद अंगूर करिए, अंगूर के बाद फिर अंगूर बोने के अंगूर बोइए, मतलब ऐसे फसल चेंज करिए, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव काम करिए, एक ही तरह की खेती मत करिए। गन्ना के स्थान पर अंगूर, गेहूं के स्थान पर जौ, इस तरह की खेती कराने के लिए इसने प्रोत्साहन किया, और 60 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया, और उस टाइम कहा जाता है कि 3 साल में 70 लाख टन का व्यय किया। लेकिन क्या हुआ कि इसके कर्मचारियों ने कुछ भ्रष्टाचार कर दिया, और उससे भी बड़ी बात कि इसने 60 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया लिया था वो बंजर था, जिसमें इसको 3 साल लगे, और 3 साल में जो है उसको जो है उपजाऊ नहीं बना पाया। कुल भूमि का 1000वां भाग भी जो है
मतलब आप सोचिए उस पूरे ज़मीन का 1/1000वां भाग भी जो है कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। अब मतलब इतना बड़ा पागल आदमी जिसने ये भी नहीं समझा कि ठीक है हम अगर रेवोल्यूशन जैसा काम कर रहे हैं तो आप बंजर ज़मीन पे ट्राई क्यों कर रहे हो, जब अलग तरह की खेती करनी है तो बंजर ज़मीन को सिलेक्ट किया। अब पता चला कि 3 साल में सारे पैसे बर्बाद, रिजल्ट कोई नहीं। ठीक, तो इसके पागलपन का ये दूसरा नमूना था। इसके बाद क्या किया, राजधानी परिवर्तन, ये सबसे बड़ा कांड था। अब देखिए राजधानी परिवर्तन के बारे में बस बता दूं कि अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं इसके बारे में। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पे दावा नहीं किया जा सकता कि एकदम सही है, ठीक है, लेकिन हम आपको बस इसलिए बताएंगे कि ये चीज़ें हुई थी। तो दिल्ली जब यहाँ पे दिल्ली में ये था तो कहा जाता है कि दिल्ली के अब अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास जो है अलग अलग लेटर्स आने लगे, पत्र लिख के, मतलब इसको सम्मान नहीं देते थे। जो वहाँ के अमीर थे, जो लोग थे, अमीर वर्ग था, इसको सम्मान नहीं देता था। तो इसको ये फील हुआ कि हम इनको पनिशमेंट करेंगे, ठीक है। और पनिशमेंट करने के लिए उसने बोला कि अब हम राजधानी दिल्ली से परिवर्तित कर रहे हैं। कहाँ पे? दौलताबाद। और दौलताबाद कहाँ है, इसीलिए बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। देवगिरी, मैंने बोला देवगिरी इसके अंडर में थी। उसी देवगिरी में इसने दौलताबाद, उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा और वहाँ पे राजधानी परिवर्तन की। तो राजधानी परिवर्तन कैसे होती है, सिंपल आप समझिए। अगर राजधानी परिवर्तन होती है, इंडोनेशिया की जकार्ता से राजधानी परिवर्तित हो गई क्योंकि जकार्ता डूबने वाला है 2030 तक। तो अगर कोई कैपिटल चेंज करता है तो क्या करेगा, ऑफिसेज बनाएगा, ऑफिसर्स को वहाँ शिफ्ट कर देगा, खुद शिफ्ट हो जाएगा, सारी ऑफिसेज, असेंबली, जितनी भी चीज़ें होंगी, पावरफुल रिसोर्सेज वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, आर्मी लेके जाएगा, यही तो हो सकता है। लेकिन इसने बोला कि पूरी दिल्ली खाली करनी है, सबको लेके चलना है, एक एक आदमी को वहाँ लेके चलना है। अब आप सोचो, आपने घर बना के रखा है और आपसे बोला जाए कि नहीं नहीं, अब गवर्नमेंट बोले कैसा है, अपना बैग वगैरह उठाइए, अब यहाँ से आपको जो है राजस्थान में शिफ्ट होना है। राजस्थान का एरिया खाली है, राजस्थान में जो है एरिया ज़्यादा है, लोग कम है, राजस्थान में शिफ्ट होना है। तो आप यूपी से, बिहार से, एमपी से, इन जगहों से अगर आप राजस्थान शिफ्ट होना चाहें, या फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं रसिया का हमने एक इलाका ले लिया, अब चलिए पूरा पूरा रसिया के एक इलाके में जाके शिफ्ट होते हैं, तो आप घर, बाकी सारी चीज़ों को ऐसे कोई छोड़ के जाएगा। लेकिन चूंकि सुल्तान का आदेश है तो आपको मानना ही है। तो सुल्तान के आदेश के हिसाब से लोग, अब सारे के सारे लोग वहाँ निकल गए। अब इसमें कहा जाता है कि इसमें सुविधाओं के लिए इसने बहुत सारे काम किए, जैसे रास्तों में पेड़ लगवाए, हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पे पानी पीने और रहने, बाकी चीज़ों की व्यवस्था की। लेकिन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कहने के लिए थी। अब इब्न बतूता कहता है, ये हालत थी। अब ध्यान से सुनिएगा ये शब्द। इब्न बतूता ने कहा था कि सुल्तान के आदेश खोज करने के लिए, मतलब गुलामों को उसने भेजा था खोज करने के लिए कि सबको दौलताबाद ले जाए, कोई नहीं बचना चाहिए। तो गुलाम जब चारों तरफ पूरा दिल्ली में घूम लिए तो 2 ही लोग मिले, एक लंगड़ा मिला और एक अंधा मिला। ये इब्न बतूता कहता है कि लंगड़े को तो मार दिया गया और अंधे को इन्होंने रस्सी में बांध के जो है दौलताबाद तक ले गए, घसीटते हुए, बस उसका पैर पहुंचा दौलताबाद। अब सोचिए कौन सा पागलपन था इसका। वहाँ पहुँचा और कहा जाता है कि जब ये पूरी दिल्ली वहाँ से खाली हो गई तब ये अपने महल के ऊपर पहले खड़ा हुआ, देखा चारों तरफ की कोई है नहीं, पूरा चारों तरफ कहीं कोई दीपक नहीं जल रहा है, कुछ भी नहीं जल रहा है, तब ये पीछे से निकला, तब इसको बहुत संतोष हुआ। अब यहाँ से दौलताबाद गया। और अब देखिए साइंटिफिकली करो, जियोग्राफिकली लोग बोलते हैं कि उसने ये सोचा कि दौलताबाद सेंटर रहेगा, वहाँ से कंट्रोल करेंगे। उसको ये भी लगा कि मंगोल का बार बार आक्रमण होगा और उससे बचने के लिए अगर हम वहाँ रहेंगे तो अटैक कम होंगे, तो इसने इसलिए शिफ्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसकी ये थी कि अगर उसको दौलताबाद ले ही जाना था तो खुद जाता और अपनी फोर्सेस को लेके जाता और अपने ऑफिशियल को लेके जाता, जबकि वहाँ की जनता को नहीं ले जाना था। उसने वो भी लेके गया। बाद में 14 साल बाद फिर परमिट कर दिया कि जो यहाँ से वापस जाना दिल्ली चाहे तो जा सकता है। तो फिर जाके दिल्ली में लोग जाने लगे और फिर से दिल्ली बस गई। इतना ही नहीं, इसका कारनामा यहीं नहीं रुका, इसने बहुत सारे, उसके बाद क्या किया, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा में क्या चला, इसने पूरी दुनिया में चांदी की उस टाइम कमी हो गई थी, इंडिया में भी चांदी की कमी हो गई, तब इसने सांकेतिक मुद्रे में जो तांबा और पीतल, कांसे के चलाने लगे, जैसे तांबा या पीतल कहिए, और कांसे की जो है चलाने लगे सिक्के। अब ये सिक्के क्या हुए, हर घर में बनने लगे, हर घर में एक तरह से टकसाल बन गई। बर्नी कहता है कि
हिंदुओं के घर में मतलब ये टकसाल बनने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था, सब ने अपने अपने घर में एक टकसाल खोल ली और इस तरह के सिक्के बनाने लगे। बाद में इसको जब नुकसान होते इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ा। इसका एक और गलत फैसला, उसके बाद मंगोल के आक्रमण के, ये जो है इसको माफ़ करिएगा, ये है 500 नहीं, ये 5,000 दिनार देकर वापस किया। इसमें अलग अलग मत है कि मंगोल का अटैक हुआ, इसने मंगोलों को हराया और वहाँ से उनको 5,000 दिनार देकर वापस कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हराया ही तो दिनार देकर वापस क्यों करना था, यानी इसका मतलब समझौता किया। तो मंगोल से समझौता किया या फिर मंगोल को हराया, तो मंगोल का जो आक्रमण हुआ इसने जो है 5,000 दिनार देकर वापस कर दिया। इसके बाद एक और चीज़ है खुरासान विजय। ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है इसकी, जिसे मुगल, जब इसके बारे में तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कितना शानदार आदमी था। खुरासान की विजय, यह योजना जो है कि एक अलग ही मतलब लेवल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप समझिए, इसकी स्टोरी सुनिए कि इराक के बगल में खुरासान था। वहाँ से क्या था, वहाँ का जो राजा था उसका और वजीर का आपस में बन नहीं रही थी, ठीक है। तो वहाँ के सूबेदार जो थे, जहाँ के अमीर लोग थे, वो उसे बहुत तरस दे उन सिचुएशन से, तो वो इंडिया आए और यहाँ पे आके जो है दिल्ली आकर ये तुगलक के पास गए और तुगलक से बोला ऐसा करिए, चलिए वहाँ युद्ध करिए, और युद्ध करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा और बाकी समृद्धि अलग है, आपका नाम होगा। इसने बोला कि ठीक है। अब मतलब ये पागल ये भी नहीं समझा कि हाँ कहाँ लड़ना है, क्या लड़ना है, बस लोगों ने चढ़ा दिया एकदम खुश। उसने बोला कि एक सेना बनाई जाए। अब हर घर से ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया, 18 साल से 16 साल के बच्चे से लेकर सबको निकाला गया और सबको मिलाकर एक सेना तैयार की गई, 3,70,000 की सेना, और सबको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जो खुद से इंटरेस्ट लेके आए, बाकी लोगों को 1-1 साल का एडवांस वेतन दे दिया, एडवांस पैसा दे दिया, बस आओ अब लड़ना है। सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए और सारी सेना तैयार हुई। 6 महीने की पूरी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग लेने के बाद जब निकलने की बारी आई कि यह हुआ कि ठीक है अब कल से सेना निकलेगी, अब सब लोग एकदम ट्रेनिंग के साथ तैयार। और जब निकलने की बात आई तो बोला नहीं जाएंगे, नहीं, मन नहीं है, मन नहीं कर रहा युद्ध करने का। अब मतलब इसने बोला कि नहीं अपना प्लान ही चेंज कर दिया। आप सोचो, इतनी सेना को तैयार किया, आप थोड़ी दूर ले जा कहते हो नहीं युद्ध ही नहीं लड़ना, चलो छोड़ दो, हो गया, जाने दो, प्लान चेंज। इस तरह का, इसी को कहते हैं तुगलकी फरमान, मतलब फरमान दे दिया, खुद ही नहीं पता करना क्या है, ठीक है। अब कराचील का अभियान, ये इसमें इसकी गलती नहीं थी, बल्कि इस अभियान में गलती पूरी की पूरी जो थी उसकी थी। कराजल इसको कहते हैं, मैंने कराचील लिख दिया, कराजल का अभियान है। अलग अलग जगह पे एक्चुअली वर्ड्स की गलतियां हो जाती हैं। कराजल का अभियान में क्या हुआ, कुमायूं की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे कुछ चाइना बॉर्डर पे कुछ इलाका था जिसके ये चाहता था कि मेरे अंडर में आ जाए, जहाँ के लोग हमें टैक्स देते जाए। उसमें था कि कुराचिल भी कहा जाता है, चूँकि कुराचिल और कराचिल इसलिए लिखा है, इसका नाम तो कुराचिल, कराचल, कुमायूं, कुमारचल आदि कई नामों से जाना जाता है, इसलिए मैंने कराचिल लिख दिया, ठीक है। ये कुमायूं की पहाड़ियाँ थी और फरिश्ता के अनुसार जो है कराचिल की विजय न होना कर चीन को जीतना था इसके हिसाब से। अब लेकिन फरिश्ता कंफ्यूज हो गया, फरिश्ता ने बोल दिया कि चीन को जीतना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है ना। बर्नी ने बोला कि ये कन्फ्यूजन हो गया और ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस एक छोटे से इलाके में, और ये चाहते थे कुमायूं की पहाड़ियों के जो इलाके हैं वहाँ से लोग जो है आएँ और इसको टैक्सेस दें और इसके अधीन आ जाएं, ठीक है। लेकिन अब इसने, अब सोचो, अब पूरी सेना भेजी और एक विशाल सेना, एक दो नहीं 1 लाख घुड़सवार की एक बड़ी सेना जो है भेजी, कहाँ कराची के युद्ध के लिए। अब वो वहाँ पे गए, अब उन्होंने इसका जो है नेतृत्व जो था खुसरो मलिक को इसका नेतृत्व दिया गया, ठीक है। अब सेना निकल गई। अब निजाम की माने तो ये लोग क्या किए कि आगे गए और कुछ इलाके तो जीत लिए, जीतते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ गए। इनको लगा कि नहीं और आगे चले जाएं और तिब्बत की तरफ चलते हैं और पूरा इलाका जीत लेंगे। और वही गलती जो बख्तियार खिलजी ने की थी, जो उसको सबक सिखाया था असम के लोगों ने, वही सबक इसको मिला और ये गए और उसके बाद तिब्बत की तरफ गए। वहाँ बर्फीला तूफान चला और 1 लाख की सेना में बस 3 लोग वापस आए थे। आप समझो कि 3 अफसर जो है बस इसके वापस आ पाए थे, बाकी की बाकी पूरी सेना वहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इस अभियान के बारे में सोचो, इतनी बड़ी सेना को भेजो और वापस 3 लोग आए। अब हार जीत तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन ये था कि कुछ इलाके जो इसने जीते थे, कुमायूं के इलाके, उन्होंने टैक्स भरना शुरू कर दिया, बस ये इसको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। अब इसके बारे में बताएं तो इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ और विद्रोह को इसने दबाने की शुरू की।
दबाने की बहुत कोशिश भी की। और हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य, अब जब विजयनगर साम्राज्य, आप सबसे अगर कोई सबसे इंटरेस्टिंग अगर लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई सी साम्राज्य के बारे में पढ़ना, तो वो विजयनगर साम्राज्य लगता है। मतलब क्या कहानी है, मतलब आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़िए। लोग यहाँ भाई के भाई के लिए मारने के लिए उतार उथल के विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, हरिहर बुक्का की कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं इतिहास, अपने इतिहास, अपने कुछ गौरवशाली इतिहास को भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसे आप पढ़ते ही नहीं हैं। हरिहर बुक्का के बारे में आप पढ़िए। विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी इसी के टाइम पे विद्रोह करके, और विजयनगर के बारे में आप पूरा पढ़िएगा। मेदिनी राय जब युद्ध लड़े थे बाबर के टाइम पे, बाबर ने भी मेदिनी राय की बहुत तारीफ़ की थी अपनी तुझके बाबरी में। तो ये बहुत बहादुरी से ये लोग मतलब अपना एक शासन, आप समझिए इसमें भी 4 वंश हुए जो जिन्होंने विजयनगर पूरा साम्राज्य चलाया। उसके बारे में हम पूरा अच्छे से आपको बताएंगे जब विजयनगर के बारे में बताएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत न्यायप्रिय था, ठीक है। न्यायप्रिय के मतलब इसके लिए रूल सबके लिए सेम थे। अब पागल आदमी था, फैसला ले लेता था। अब इसने फैसला ले लिया था कि सबको जिसको पनिशमेंट देनी है तो देंगे, न्यायप्रिय था। तो अपने लिए भी इसने फैसला लिया, 21 कोड़ों की सज़ा दी, तो अपने 21 कोड़े खाए, ठीक है। बाद में जब इसकी मृत्यु हुई 1351 में, ये बहुत अच्छा कोट्स है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से दोनों को मुक्ति मिल गई, ठीक है। और उसके बाद इसका एक सबसे छोटा मतलब एक 6 साल का लड़का था जिसे ख्वाजा खां ने जो है वो इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक आया और ख्वाजा खां को मतलब ख्वाजा खां ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उस बच्चे को कहा जाता है इसने अपहरण कर लिया। फिरोज शाह ने बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन फिरोज शाह वहाँ पे गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, फिरोज शाह को वहाँ पे सुल्तान बना दिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा विवाद उसमें नहीं रहा, और ख्वाजा खां को उसने भेज दिया कि ठीक है आप सामना चले जाइए, और सामना भेजा तो उसकी रास्ते में किसी व्यक्ति ने मार दिया। ख्वाजा खां मैंने ख्वाजा जहां नाम है, नाम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि नाम हिस्ट्री में थोड़े से बहुत एक सिमिलर टाइप के नाम हो जाते हैं, तो इसके लिए नाम में थोड़ी दिक्कत हुई। ख्वाजा जहां नाम था उसका। तो उसको सामना जा रहा था, सामना जाने के में उसको रास्ते में मार दिया, और रास्ते में क्या मारा आप जानते ही हैं। बहुत सारी आप तो बॉलीवुड मूवीज आप देखते हैं कि विलेन कहता है जाओ माफ़ कर दिया और रास्ते में निपटा देता है, तो वही वाली हालत है, उसको रास्ते में मार दिया गया। तो इसकी मृत्यु के बाद जब फिरोज शाह बैठा गद्दी पर, तो फिरोज शाह के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी, इसको कांटों भरा ताज मिला है क्योंकि अब इतना बिगाड़ चुका था। मतलब आप समझो कि उसके शासन में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हर आदमी डरा हुआ होगा कि पता नहीं कल को क्या फ़ैसला ले ले, कल को बोल दे सांस ही मत लो, कल को बोल दे चलो अब बंगाल चला जाए सब लोग, तो उसके फैसले से लोग डरते थे। तो अब उस सिचुएशन के बाद एक राजा बनेगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क होगा कि सबका भरोसा जीतना, सबको अपने भरोसे में लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब उस टाइम पे किसानों को बहुत ज़्यादा ऋण दे दिया था। अब ऋण दे दिया तो क्या होगा, अब जब आप ऋण दे दोगे तो अब उनको भरना भी तो है। अब वो बहुत कर्ज था, इसने क्या किया, कर्ज माफ़ किया। अब इसने काम तो बहुत किए फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन क्रूर था। मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा एक तरह से क्रूरता इसने कई जगह दिखाई, ठीक है। पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, इसके हिसाब से शरीयत में बच्चे, स्त्री और अपंग के मुक्त थे, तो इसने ब्राह्मणों पे जो है जजिया कर लगा दिया। एक ब्राह्मण को इसने जिंदा जला दिया था, वही क्रूरता की बात मैंने की। इसने क्या किया, मतलब वो मुस्लिमों के बीच हिंदुइज्म का प्रचार कर रहा था, तो उसको इसने जिंदा जला दिया। नागरकोट में इसने जब अटैक किया तो उसने भी यह किया, वहाँ पे सारी मूर्तियाँ तोड़ दी और एक ब्राह्मण को पकड़ के मांस के टुकड़े और मूर्तियों के टुकड़े को उसके गले में बांध कर घुमाया, ठीक है, क्योंकि और मूर्ति पूजा के खिलाफ वहाँ पे भाषण दिए। जाजनगर वही है जो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी का पूरा एरिया उसी में आता था। जगन्नाथपुरी में गया इसने, उस मंदिर को तोड़ा। अब जगन्नाथपुरी के बारे में हम कभी एक इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो बनाएंगे। जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत, उस मंदिर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और वहाँ के पुजारी और वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और भगवान को अपने बचाने के लिए किस हद तक उन्होंने लड़ी हैं, और किस हद तक कहते हैं कि वहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ थे उनकी मूर्तियों को छुपा ले जाते थे। जब कोई अटैक होता था तो उन मूर्तियों को वो लेके चले जाते थे, मंदिर को छोड़ देते थे, मूर्ति को
ताकि उनको उनको उस मूर्तियों को कोई अपमानित ना कर सके। आप एक बार पढ़िए वहाँ पे, इसीलिए वो आज भी जो है गैर हिंदू कोई अलाउ नहीं है उस मंदिर में। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति आके उस मंदिर में और उनका अपमान ना करे, इसलिए गैर हिंदू को वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, इसमें आप क्या राय है आप कमेंट में लिखिएगा कि उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वो जो करते हैं वो सही है या गलत है। जो भी आपको लगता है आप उसमें कमेंट में करिए। वो बहुत ही मतलब जगन्नाथ पुरी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आप इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे ये सारी चीज़ें। अब सब लेकिन ऑथेंटिक सोर्स थे, ऐसा भी नहीं है कि आप चीज़ों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे, कोई भी आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे जाए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे फैक्चुअल चीज़ें पोस्ट करता हूँ ताकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, अब वहाँ पे इसने किया, अटैक किया और वहाँ से मूर्तियाँ ली, और वहाँ का जो राजा था वो वहाँ से भाग ही गया एक तरह से, और उसने बाद में पैसे वगैरह दे के समझौता कर लिया। ठीक है, लेकिन वही है जो इसके साथ हुआ, जो गजनी के साथ हुआ, कुछ कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। यहाँ से ये गया, उसके बाद ये रास्ता भटक गया। छोटा नागपुर का जो पहाड़ी एरिया है, जो जंगल है, छोटा नागपुर का जो पूरा जंगल का एरिया है, उसमें ये भटक गया बुरी तरीके से। और भटकने के बाद महीनों बाद ये जो है वहाँ से बाहर निकला, और इसको लोक निर्माण विभाग का भी श्रेय जो है फिरोज शाह को दिया जाता है। और इसने जो है सैनिकों को वंशानुगत कर दिया। ठीक है, सिंचाई के लिए इसने 5 नहरें खुदवाई और लगभग 1200 बागान लगवाए। इन चीज़ों पे इसने काम किया, जिसकी वजह से इसको टैक्स ज़्यादा आने लगे। इसने जो है सिंचाई पर कर्ब जो है हर बे सर्व सिंचाई पर टैक्स लगाने वाले पहला सुल्तान था। और हिसार, यमुना नदी से हिसार तक की एक नहर खुदवाई। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर नामक शहर बताया। और जौनपुर जौना खान जो इसका भाई था मुगल मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था जौना खान, उसी के नाम पे जौनपुर शहर इसने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, हर जगह आया हुआ है। जौना खां के नाम पे जौनपुर शहर इसने बसाया। जब ये वहाँ से जहाजनगर से वापस आया तो ये जौनपुर ही रुका हुआ था। ठीक है, अशोक के जो 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ से जो है दिल्ली लेकर आया। इसको दासों का बहुत शौक था। इसने जो है 1,80,000 दास बना लिए थे, जिसको 10 से 100% तक जो है वेतन दिया जाता था, टंका तक। अब सोचो आपकी इतना इसको दासों से मतलब क्या इंटरेस्ट इसका था दासों में, पता नहीं। इसने 1,80,000 तक पहुंचा दिया था। अब उसके लिए पूरा एक विभाग बनाना पड़ा उसकी देख रेखने के लिए, दीवाने बंदगान। मतलब इसको दासों का शौक, आप समझो। अगर दासों का शौक किसी राजा सुल्तान के बारे में पूछा जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक है वो। और इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था भी बाद में चौपट हो गई। और उसने एक दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल खोला। और एक और ख़ास बात है इसके बारे में कि इसने जो है भीख और अद्धा नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये याद रहे। और इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था, और वहाँ से 1300 ग्रंथ उठाए थे, जिसमें से कुछ को फारसी अनुवाद किया था। तो ऐसा नहीं था कि जो भी मुग़ल आए उन्होंने बाकी चीज़ें तोड़ी, और इसने बहुत नुकसान किया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें, बहुत नुकसान किया, बहुत जगह मतलब जगन्नाथपुरी में अटैक किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, और फिर ब्राह्मणों के साथ इसका भी ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया। तो हिंदुइज्म के ख़िलाफ़ इसने बहुत सारे काम किए। और ये पूरा का पूरा मतलब एक तरह से इसका मानना था कि मूर्ति पूजा का ये विरोधी था पूरी तरीके से। ठीक है, और ये इस्लाम का प्रचारक था, खुद भी अपने आप को प्रचारक मानता था, और ये इस्लाम का प्रचार करता था। इसके बाद इसकी जब मृत्यु हुई, जब बहुत बूढ़ा हो गया था, इसकी जब मृत्यु के समय पे ही, और इसका जो है पोता था तुगलक का, इसके दोनों बेटे मर चुके थे। ठीक है, तीसरा एक बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके पोता था तुगलक शाह, उससे वो बैठा जो गयासुद्दीन तुगलक नाम से इस गद्दी पर पहले बैठा। ठीक है, उसके बाद अबरू बक, और लास्ट में जो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अलाउद्दीन सिकंदर शाह शासक बना। ठीक है, और यही नसरुद्दीन जो मोहम्मद था, इसी के टाइम पे अटैक किया किसने? तैमूर ने। अब तैमूर के अटैक के बारे में पहले अलग बताएंगे। तैमूर इतना बर्बर था कि उसने, आप समझो, कंकालों से, स्केल्टन से मीनार बनवाता था। पंजाब में वो उतरा, पंजाब में तक पहले पहुंचा तो वहाँ पे बहुत लोगों को, 2 लाख लोगों को मारा। उसके बाद फिर वहाँ से आया, फिर दिल्ली आया। दिल्ली में 15 दिन तक रहा। दिल्ली में 40,000 हिंदुओं को मारा। ठीक है, बहुत क्रूरता थी इसके अंदर। तैमूर के बारे में आप पढ़ेंगे, हम उसके लिए अलग से पढ़ाएंगे। बस ये समझिए तैमूर का अटैक इसी के टाइम पे हुआ था।
नहीं तो तुगलक वंश में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डेटा इंफॉर्मेशन में आपको स्टोरी में दिक्कत होने लगेगी, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो तैमूर का अटैक हुआ, उसके बाद फिर एक तरह से उसी टाइम इसके फिरोज़ शाह तुगलक का समापन के बाद इसके बेटे और बाकी पोते जो भी थे सारे सारे समाप्त हो गए, तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। उसी टाइम सैयद वंश की स्थापना हुई। खिज़र खान ने सैयद वंश की शुरुआत की और वही खिज़र खान ने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं माना। तैमूर का बेटा जो शाहरुख था ये उसके अंडर में मानता था, उसकी अधीनता में काम करना स्वीकार किया था, ठीक है, और यहाँ से ये टैक्सेस भेजता था। तो ये थे पूरी स्टोरी फिरोज़ शाह तुगलक और बाकी लोगों के बारे में। लेकिन आप हमारे हिस्ट्री माई वे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं और हम अलग अलग वीडियोस लेकर आएंगे। करंट अफेयर्स की भी वीडियो आने वाले टाइम में आने वाली हैं, ठीक है। जो भी मैंने डेटा लिखा है इसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स गलत हो, मैंने बहुत वेरीफाई नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, बहुत टाइम लग जाता बहुत सारे बुक से इसको कलेक्ट करने में, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें सुधार कर दूंगा और मेरे बोलने और बाकी सारी चीज़ों में अगर कोई गलती हो तो उसमें क्षमा करिएगा। और क्योंकि सामने पढ़ाना और वीडियो को रिकॉर्ड करना में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। मेरे एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे आपके पास, मेरी बातें ही आ पाएंगी, तो इसलिए कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और प्लीज़ शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगती है। और हम कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाएंगे। आप हिस्ट्री माई वे इंस्टाग्राम पे आप जाइए, आप मेरी पोस्ट देखिए। आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप ज़रूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।